गया है वो लाइव दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ, आ गया। अपने नीचे तो व्यूअर्स है, जीरो कमेंट्स है, जीरो शेयर्स है, जीरो क्लिप्स है। हाँ, अभी क्या चालू कर देना है? क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। हाँ, ठीक है। भाषण चालू कर दो। ठीक है। साथियों, थोड़ा तकनीकी समस्या के चलते शुरू करने में थोड़ा देर हो गया। आज ये सीपीआईएम हरियाणा के फेसबुक पेज से ये लाइव हम कर रहे हैं। कॉमरेड सीताराम येचुरी, जो हमारे भूतपूर्व महासचिव है, उनके जन्म तिथि है 12 अगस्त, और उनके जो जो उनका मृत्यु का तारीख है वो 12 सितंबर। इसीलिए हम सीपीआईएम की ओर से ये एक महीना का समय, उनका जो जन्म तिथि और उसका मृत्यु का तारीख, इसके बीच में, इसके दौरान जो एक महीना है, इसके अंदर हम उनको याद में बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत सीपीआईएम हरियाणा ने ये फेसबुक लाइव का कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आपने शायद देखा भी होगा कि ये फेसबुक पेज में इन्होंने आज का विषय जो तय किया है वो भी दिया गया है। इसमें एक तो कॉमरेड सीताराम, उनके निधन से गहरी हमारी जो नुकसान हुआ है, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाता हूं, क्योंकि इसके पहले भी उसके बारे में बहुत सारे बातचीत हो चुकी है और उसको दोहराने का ये मौका नहीं है। हम शुरुआत में हमारे साथ कॉमरेड सीताराम और हरियाणा के साथ जो हमारा संबंध है, उसके कुछ पुराने यादों को दोहराते हुए ये आज का शाम का ये बातचीत शुरू कर रहे हैं। मुझे याद है सन 1986 में जब हम एसएफआई के अखिल भारतीय केंद्र में काम करने के लिए आया, उस दौरान 86 के मतलब एक मई जून ऐसा समय में कॉमरेड जसबीर सिंह, हमारे छात्र नेता थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, उनको हत्या हो गया। हमारे जो विरोधी थे, और उन्हीं को याद करते हुए कॉमरेड सीताराम और मैं पहुंचा कुरुक्षेत्र में। तो इसीलिए हरियाणा के साथ कॉमरेड सीताराम का एक पुराना संबंध था, और उसके अंदर हम ये देखे थे कि उस समय
उनका बहुत गहरा जानकारी था उस समय का। जो छात्र आंदोलन के हमारे जो नेता, संगठक और कार्यकर्ता थे, उनके साथ उनका गहरी संबंध था। और उसके साथ साथ इन इलाके के बारे में भी उनका काफ़ी गहरी और नज़दीकी समझ थी। और वही शुरुआत हुआ है ये हमारी जो संबंध हरियाणा के साथ और हरियाणा के आंदोलन के साथ। तो धीरे धीरे जो हम भी परिचित हुए उत्तर भारत के इलाकों से। उत्तर भारत के छात्र आंदोलन के ज़रिए हमारी जो व्यापक जन आंदोलन है उसके साथ, और पार्टी के जो कामकाज है इस सारे इलाके में, उसके साथ हमारा संबंध कायम हुआ है। और उसके थोड़ी देर बाद हम जब छात्र आंदोलन के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहे, उसी समय सीताराम ने छात्र आंदोलन से उनको छुट्टी मिल गई और वो एक हिसाब से पार्टी के बड़े नेता के रूप में वो उभर के सामने आए हैं। आप लोग जानते हैं, शायद हमारे पार्टी में सबसे कम उम्र के पार्टी नेता कॉमरेड सीताराम थे। लेकिन कम उम्र होते हुए भी उनका जो एक विशेष क्षमता था, उस क्षमता के एक पक्ष खास करके था वैचारिक जो अभ्यास और वैचारिक विश्लेषण का जो उनका क्षमता था, वो उनको पार्टी में और जन आंदोलन में उनका भूमिका को खास करके सामने लाया है। तो इसीलिए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में हम ठोस रूप से उनके जो दो तीन पक्ष है उसके ऊपर हम अपना जो प्रस्तुति सीमित रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका इतना बहुमुखी उनका प्रतिभा था और इतना बहुमुखी उनका योगदान था, बहुआयामी। तो उसके अंदर हर विषय पे, हर पहलू पे जाना ये सीमित समय में मुश्किल होगा। पहली बात है कि सीताराम येचुरी का इन दिनों में और आज के समकालीन जो राजनीति और विचार का जो माहौल है देश के अंदर, जिसके अंदर हमारे सामने सबसे खतरा के रूप में हिंदुत्व का विचार सामने आया है, और हिंदुत्व के विचार के इर्द गिर्द हमारे देश में जो दक्षिण पंथ का उत्थान हुआ है पूरे दुनिया के साथ साथ, उसके खास करके उनका पहलकदमी करते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। और हम जैसे देखें कि 80 दशक के दूसरी जो हिस्सा है, उनमें बड़े पैमाने पे हमारे देश में सांप्रदायिकता का जो उभाल आया, और खास करके RSS के संगठित प्रयासों से। हालांकि RSS का अपना उस तरह से कोई वैचारिक एक घोषणा पत्र नहीं था, लेकिन मूलतः वो सावरकर का जो 1923 का जो किताब है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, उसी के आधार पे उनका अपना वैचारिक जो एक ढांचा है उन्होंने वो ढाला था। लेकिन ये जो वैचारिक धारा है
ये शायद आरएसएस का जो भूमिका है और आरएसएस का जो जुड़ाव है और आरएसएस का जो पहलकदमी है, इसके बिना इसका जो आज हम परिणाम देख रहे हैं वो शायद नहीं हो पाता। तो इसीलिए कॉमरेड सीताराम, क्योंकि उत्तर भारत के जो स्थिति है उस स्थिति में सीताराम ने काम किया, मूलतः शुरुआत किया है, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो पहले से ही ये पहचान पाया था। फिर हम जानते हैं कि हमारे देश में एक निर्णायक मोड़ आया है सन 1992 में 6 दिसंबर, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दिया गया। तो वो घटना का एक बहुत दूरगामी असर था और समाज के अंदर भी, राजनीति में और वैचारिक माहौल में भी बहुत बड़ा उसका असर था। तो और उस घटना से कॉमरेड सीताराम भी वैचारिक रूप से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय काम शुरू किया हिंदुत्व का जड़ तक पहुंचने के लिए, और खास करके आरएसएस का जो बुनियादी भूमिका है और वो जिस तरह से भारतीय समाज और भारतीय जो ताना बाना है समाज का, उसको जड़ से उसको बदलने का, उसको उसमें तब्दीली लाने का जो प्रयास में जुट गए, उसके प्रति उनका बहुत गहरी एक हिसाब से उसके बारे में जिज्ञासा था और उन्होंने उसके बाद से वो काम शुरू किया। हम जानते हैं सन 1993 में जाके उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी, एकदम शोध के आधार पे, जिसका शीर्षक था क्या है ये हिंदू राष्ट्र। और वो पहले फ्रंट लाइन जो है समाचार पत्र, उसमें वो छापा, बाद में वो अलग से भी किताब के तौर पे छप गया और उसका बाद में बहुत सारे उसका अनुवाद भी हुआ। उन्होंने उस किताब में आरएसएस का जो दूसरी सरसंघचालक थे और उनके एक प्रधान विचारक गोलवाकर का जो वी और आवर नेशनहुड डिफाइन, कैसे हमारी राष्ट्रता को परिभाषित किया जाएगा, ये जो शीर्षक के ऊपर उन्होंने लिखा है, उनका वो गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करके उनके जो ताना बाना है, उसके अंदर जो अंतर विरोध है, उनको उन्होंने सामने लाया और उन्होंने एकदम मुकम्मल तरीके से उनका जो तर्क है, उनका जो तथ्य है, उनको वो एकदम झूठा साबित कर पाए हर दृष्टि से। ऐतिहासिक रूप से जो उनका कहना था, ये अखंड भारत का जो अवधारणा, दूसरी बात है हमारे समाज को, इतिहास को देखने का ये जो जाति का सवाल, राष्ट्र का सवाल, इनको धार्मिक एक पहचान के दृष्टि से इसको विश्लेषण करना, तमाम सारी जो वैचारिक उनका बुनियाद है, उनको एकदम खुलासा किया और उनका खंडन किया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उस किताब निकालने के बाद एक हिसाब से
मेरे ख्याल में पूरे देश में बड़े पैमाने पे जो वैचारिक संघर्ष आरएसएस और हिंदुत्व के विचारधारा के खिलाफ शुरू हुआ, उसका एक पहलकदमी के तौर पे कॉमरेड सीताराम का एक ठोस भूमिका रही, एक ठोस योगदान रही। और इस विचार के चलते लोग भी जानने लगे कॉमरेड सीताराम के बारे में, और जितना जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें, देश की जनवादी ताकतें जो कॉमरेड सीताराम को पहचानने लगे, वामपंथी आंदोलन में तो था ही, लेकिन इसके बाहर में भी जो व्यापक जो धर्मनिरपेक्ष और जनवादी ताकतों में उनका जो परिचय और उनका जो स्वीकार करना उनको, ये प्रक्रिया शुरू हुआ। और ठीक उसी के साथ हमने देखा है कि कॉमरेड सीताराम के खिलाफ ये हिंदुत्व के जो ताकतें हैं, और खास करके आरएसएस, उन्होंने भी उनके ऊपर हमला बोलना शुरू किया, क्योंकि गोलवाकर को लेके उनका एक अजीब सा स्थिति था। जैसा हम बोलते हैं कि उसको ना हजम कर पाते हैं, ना उसको उगल पाते हैं। और सीताराम के ये किताब में एक एक करके जब उसको खंडन किया है, उसको झूठा साबित किया है, वो विरोध करने में उसका मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये इतना शोध पर आधारित और सटीक जो जानकारियां उनमें शामिल की गई। तो पहले बोलने शुरू किया कि ये गोलवाकर का कहना नहीं है, इसको तोड़ मरोड़ किया गया है, इसको विकृत किया गया है। और हर जो उनका ऐसा बयान आया, उस हर मोड़ पे कॉमरेड सीताराम ने उसको जो वैकल्पिक जो तथ्य है, जानकारियां हैं, उससे ये साबित करके रख दिया कि वो ऐसे किए थे। लेकिन उनका मुश्किल था, तब तक वो बीजेपी बड़ा पार्टी हो चुका था, और उन्होंने तब बड़े पैमाने पे ये राम मंदिर का आंदोलन छेड़ पाए थे। उसका एक हिस्से में उसका एक ग्रहणीयता बन रहा था। तो उसके चलते उनको ये जो गोलवाकर का जो सही जो सोच है, जिसको वो कुछ हद तक छिपाना चाहता था, उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट करना नहीं चाहता था, वो रुख लेना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। तो इसीलिए उसके बाद से हम देखे हैं लगातार कॉमरेड सीताराम सांप्रदायिकता और हिंदुत्व और आरएसएस का जो गठन शैली, उसके बारे में वो लिखते गए। तो उस समय से उनका ये कहना था कि ये सिर्फ एक विभाजन का राजनीति नहीं है, ये ना ही इसका हिंदू धर्म के साथ कोई संबंध है। हिंदुत्व असल में एक पूर्ण रूप से एक राजनीतिक एक परियोजना है सत्ता हथियाने के लिए, और ये करने के लिए हर किस्म का हथकंडे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और खास करके उन्होंने दिखाया विश्लेषण करके, जो बाद में एक इटालियन एक शोधकर्ता, उन्होंने दिखाया भी कि कैसे ठोस रूप से इटाली और मुसोलिनी का जो फैशिज्म जो उनका जो परंपरा था, और नाजी जो परंपरा था, उसका भी एक बड़ा योगदान था ये हिंदुत्व और आरएसएस के वैचारिक अवधारणाओं में। तो इसीलिए दूसरा जो पहलू है उन्होंने ये दिखाया।
तीसरा सवाल इन्होंने दिखाया कि ये घोर रूप से ये हिंदुत्व का आरएसएस का जो विचार है ये साम्राज्यवाद से जुड़ी हुई है। एक हिसाब से उनका जो स्रोत है उनके विचार का, ये अंग्रेज इतिहासकार जिस तरह से हमारे देश की अतीत को विश्लेषण करने का कोशिश किया और खास करके हिंदू और मुसलमान ये दोनों राजनीतिक पहचानों के बीच में टकराव के रूप में भारतीय इतिहास का प्रस्तुति किया है, वो बिल्कुल गलत है। और जो बहुआयामी और जो बहुत एक अनेकता का जो एक स्थिति है भारत के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे अतीत के अंदर, ये तमाम जो विविधता है इसको इन्होंने अनदेखा करके एक तरफा एक आयामी एक जो इतिहास के प्रस्तुति किया है। ये मूलतः ब्रिटिश जो इतिहासकार है उनका देन है। उसको जो भूमिका है, उसका जो विश्लेषण है, उसी के ऊपर आधारित होके इन्होंने ये काम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरह से हिंदुत्व के जो विचार है इसके अंदर वो बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लेकिन असल में ये राष्ट्रवाद कम है। इसके अंदर खास करके सामाजिक क्षेत्र में ब्राह्मण्यवाद का जो प्रभुत्व है ये सामने आया है। और आज भी आप देखेंगे कि जब भी ये भारतीय समाज के अंदर जो ये जात पात का सवाल है और जातिगत जो ताना बाना है, ये सवाल आने से वो इसका सामना नहीं कर पाते। अभी थोड़ी देर पहले ये जब राष्ट्रीय पैमाने पे जातिगत जनगणना का सवाल आया है वो बुखलाए थे। फिर उन्होंने समझा कि अगर इसका सीधा विरोध करे तो मुश्किल होगा हमारे लिए, तो उन्होंने बदल दिया है। तो सीताराम इसलिए एक एक जो उनका पक्ष है ये हिंदुत्व का सामूहिक विचार में उनको सामने लाके उनको उजागर किया। एक जो साम्राज्यवाद का योगदान है हिंदुत्व में, साम्राज्यवादी इतिहास के विश्लेषण का जो योगदान है, उसका ब्राह्मण्यवादी जो धारा का जो योगदान है, और फिर ये पश्चिम से ये इटाली और जर्मनी से फासीवाद और नाजी पार्टी का जो अभ्यास है उससे जो उन्होंने सीखा। तो इसलिए आप देखोगे आज हमारे वामपंथियों के अंदर, सीपीआईएम के तो अंदर जरूर, लेकिन पूरे वामपंथियों के अंदर भी जो एक वैचारिक दृष्टि से हिंदुत्व को और आरएसएस को मुकाबला करने के लिए एक जो समानांतर वैचारिक समझ बन पाई है, इसके अंदर कॉमरेड सीताराम का एक बहुत बड़ा योगदान था। एक हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि ये उनका प्रधान एक योगदान था वैचारिक संघर्षों में। और आज के जो समकालीन हमारी समझ है, उस समकालीन समाज के अंदर, समकालीन राजनीति के अंदर, समकालीन वैचारिक संघर्षों में इस प्रधान विषय पे सीताराम का एक खास योगदान। फिर मैं जो दूसरा पक्ष के ऊपर हम केंद्रित होना चाहेंगे वो है इसी बात से आरएसएस का ये जो रुझान है
जिसके अंदर स्पष्ट रूप से फासीवाद का एक योगदान था। इसके चलते जैसे जैसे बीजेपी को इस्तेमाल करते हुए आरएसएस आगे बढ़ा, उनके हजारों जो संगठन उन्होंने खड़ा किया, अलग अलग मंच, किसी को इस्तेमाल किया सामाजिक जो ध्रुवीकरण के लिए, अलग अलग जातों का उसको अलग अलग से संगठित करने के लिए। आज तो ये साफ है, ध्रुवीकरण सिर्फ एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, बल्कि हजारों क्षेत्र में ये ध्रुवीकरण ये कर रहे हैं। कभी भाषा के सवाल पे, कभी जात पात के सवाल पे, कभी क्षेत्रीयता के सवाल पे ये जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ रहा है इनका एक साधारण, एक साझा एक समझ कि लोकतंत्र के ऊपर हमला बोलना। क्योंकि कुल मिला के आर्थिक व्यवस्था में ये यथावत स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये स्वाभाविक है, आज जो इनका सबसे आक्रामक जो तरीका है नई उदारवादी नीतियों को लागू करने का, ये होगा। अभी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये जो पूरा उथल पुथल चल रहा है, साम्राज्यवाद और खास करके अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ इनका जो नजदीकी पैदा हुआ, ये हमारे विदेश नीति के लिए कितना खतरनाक हुआ है। लेकिन बावजूद ये आज ये एक ढुलमुलपन हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ विदेश नीति जो भारत का हमेशा एक साम्राज्यवाद के विरोध में, क्योंकि हमारे देश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए हम आजादी हासिल किए, लेकिन आरएसएस वो धारा में नहीं थी। और ये भी आरएसएस के साथ दूसरे जो तमाम लोग वामपंथी के साथ और दूसरा जो धर्मनिरपेक्ष और जनवादी ताकतों के साथ हमेशा ये जो लगातार लड़ाई रहा कि साम्राज्यवाद के प्रति क्या रुख होगा। ये सही बात है कि वामपंथी जैसा जितना एक बिना टाल मटोल के, बिना कोई उनका कोई इसके बारे में कोई अस्पष्टता को दूर रखते हुए जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई हो सकता है, ये हम जिस तरह से करें, लेकिन बावजूद इसकी जो दूसरे ताकतें हैं वो भी आजादी के संघर्ष के हिस्से थे, लड़े थे वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। तो इसीलिए उनके लिए उतना हद तक साम्राज्यवाद के नजदीक होना संभव नहीं हुआ, और होना संभव नहीं है जिस हद तक आरएसएस और बीजेपी हो सकता है। और इसी के चलते हमने देखा है कि सत्ता में आने के बाद खास करके एकदम साम्राज्यवाद के सामने उन्होंने घुटने टेक दिया, और उसका नतीजा भी हम अभी देख रहे हैं। ये जो टैरिफ के सवाल पे उन्होंने किस तरह से एकदम मतलब एकदम गिरगिराता हुआ पाया गया था। ये तो संयोग से एक वैकल्पिक एक प्रक्रिया शुरू हुआ है और वो सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये ब्रिक्स के जरिए या शंघाई सहयोग संस्था के जरिए, तो इसीलिए एक कुछ हद तक उस जो घुटने टेकने का स्थिति है उससे हम थोड़ा अलग हो सकते हैं, होना संभव हो गया है। लेकिन उसमें भी जो स्पष्टता, एक स्पष्ट रुख सामने आना चाहिए वो नहीं कर पाए। और ये तमाम के तमाम जो बातें हैं वो हिंदुत्व और आरएसएस का उनका जो बुनियादी विचार है उससे उभरे हुए। मतलब आप जानते हैं कि आजादी के दौरान स्पष्ट रूप से गोलवाकर विरोध किया। जो उनके आरएसएस के कार्यकर्ता जब कुछ
जाने लगे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ने लगे, वो स्पष्ट रूप से बोला उसमें जाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हिंदुओं का जो एकता कायम करना और एक हिंसा से और हथियारों से हिंदू समाज को लैस करना, ये हमारा काम। तो इसीलिए ये जो एक एक जो पक्ष है, एक एक जो कारक है, मतलब हिंदुत्व को समझने के लिए उसको एक सामूहिकता में और उनका एक कॉमरेड सीताराम का एक बहुत ही प्रिय एक पंक्ति था लेनिन से कि ठोस परिस्थिति का ठोस मूल्यांकन। तो इसीलिए ये जो ठोस पक्षों का विश्लेषण और उसको सामूहिकता में देखने का काम उन्होंने किया है। तो इसीलिए ये एक बड़ा एक उनका योगदान। दूसरी योगदान है जो हम देखते हैं कि उन्होंने ये बात को समझ पाया था कि आरएसएस के चलते हमारे राजनीति में एक बड़े पैमाने पे फांसीवादी रुझान सामने आएगा। और जैसे मैंने बोल रहा था कि सांप्रदायिक और दूसरे किस्म का तमाम ध्रुवीकरण का जो राजनीति है, पहचान का जो राजनीति है, उसके साथ साथ उनका दूसरा पहलू रहेगा ये आक्रामक जो एक नई उदारवादी नीतियों को लागू करना, जो आखिरकार जाके कुछ ठोस जो कॉर्पोरेट तत्वों हैं जिसके साथ उनका नजदीक का संबंध है, उनका संरक्षण देना और ऐसा एक अद्भुत स्थिति पैदा करना देश के अंदर, जिसके चलते खास करके हम ये पाएंगे कि लोगों के अंदर क्षोभ, गुस्सा पैदा होगा। कॉमरेड सीताराम का एक उनके पक्ष में एक बात रखी जा सकती है कि उन्होंने जो एक प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स के एक विद्यार्थी और वो भी बहुत ही मेधावी एक विद्यार्थी होने के कारण उनको अर्थशास्त्र के जो ताना बाना है उसके बारे में बहुत समझदारी थी और उसके चलते उनके समाजवाद के बारे में एक अटूट विश्वास था। उन्होंने इस विषय पे भी बहुत विस्तृत रूप से लिखा है। क्यों आज दुनिया के सामने सोवियत यूनियन के पतन के बाद भी हमारे पार्टी के अंदर जो वैचारिक जो अभ्यास हुआ है और जो बातचीत हुआ है उसके अंदर भी कॉमरेड सीताराम का बड़ा योगदान था। लेकिन उन्होंने ये समझा था कि ये एक तरफ तो ये विचार का सवाल है, दूसरा ये सामाजिक सवाल है, तीसरा ये अर्थव्यवस्था का सवाल है और इसके साथ साथ जो ठोस रूप से रुझान है ये जो एक फांसीवादी, इस फांसीवादी रुझान के खिलाफ हमें लड़ना होगा। तो ये जाहिर बात है कि बहुत सारे ताकत तो वामपंथी नहीं है, ऐसे ताकतों के अंदर जो व्यापक जो जनवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकत है उनके अंदर मतभेद है बहुत सारे सवाल पे। लेकिन इसके बावजूद भी आरएसएस को और आरएसएस का जो प्रभाव है देश की राजनीति में, हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में हम उसको अगर रोकथाम नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनके खिलाफ बाकी तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा सके। तो जो प्रयास वैचारिक राजनीतिक रूप से हम शुरू किए थे, पहले हमारे पार्टी की ओर से, फिर तमाम वामपंथी पार्टी को भी एकजुट किया गया और बाद में बाकी सारे पार्टी भी इसके साथ एक सहमत हुई। हाँ, ये सही बात है कि इस ताकतों के बीच में भी एक सबका एक जैसा समझ नहीं है।
लेकिन बावजूद इसकी कि आरएसएस बीजेपी के खिलाफ सबको इकट्ठा लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, इसका बारे में एक बहुत ही गहरी विश्वास था कॉमरेड सीताराम। और उनके ये समझ के चलते आप देखेंगे जो पिछले साल ये सितंबर में उनका निधन के बाद जो हमने शोक सभा किया दिल्ली के अंदर, हमने देखा बहुत सारे पार्टी से लोग आए थे और उनके प्रशंसक थे। एक आरजेडी नेता तो इस हद तक बोल चुके कि सीपीआईएम तो अपना जो प्रक्रिया है उसके जरिए उनका एक नया महासचिव मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए सीताराम कहाँ होंगे। तो इसीलिए उनका एक जो व्यापक जो ग्रहणीयता है वो भी एकदम बिल्कुल मतलब हमारे विचार के ऊपर आधारित थे और इस वैचारिक विश्लेषण के तौर पे उन्होंने बाकी सब लोगों को समेट लिया था। तो इसीलिए ये उनका दूसरा ये जो एकता का सवाल है फांसीवादी रुझानों के खिलाफ, अभी तो हम देख रहे हैं और हमने पिछले पार्टी कांग्रेस में ये भी बोल रहे हैं, कुल मिला के ये एक नई फांसीवादी जो लक्षण है ये स्पष्ट है सरकार के भूमिका से, सरकार के चरित्र से। तो इसीलिए ये उनका दूसरा पहलू है। और तीसरी जो बार बार उन्होंने संगठन में भी ये बात लिखा है, मैं आज ही पढ़ रहा था 2016 के एक हमारे जो मार्क्सिस्ट है उनका एडिटर भी वो खुद थे जब जनरल सेक्रेटरी वो थे, उसमें उनका एक लेख आया है जो मनमानी के जो रुझान है उसके खिलाफ। तो उसमें उन्होंने विश्लेषण करके ये दिखाया है कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में ये जरूरी है कि हम ठोस जो वस्तु स्थिति का आकलन सही तरीके से करें। ठोस स्थिति को ठोस रूप से समझना कम्युनिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कुछ उदाहरण के साथ इन्होंने ये भी दिखाया कि बहुत समय हम जो गलती कर बैठते हैं, इस गलती का एक बड़ा कारण है कि हम हमारे जो ताकत है उसको सही तरह से भाप नहीं पाते और हमारे अपने ताकत को हम बड़ा करके देखते हैं। असल में सही समझ होने से और सही रणनीति होने से ही काम नहीं चलेगा। उस सही समझ और सही राजनीतिक दिशा को अगर हमें वास्तव में तब्दील करना है तो पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर सामूहिक तौर पे और निजी तौर पे इस समझदारी को अपनाना और तब्दील करने का जो मुस्तैदी है ये हमें सही तरह से उनका समझ होना चाहिए। तभी हम बड़े पैमाने पे आम लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे और आम लोगों के बिना ये देश के अंदर जो एक सकारात्मक परिवर्तन, देश की नीति में परिवर्तन, शासक वर्ग के नीति के एक वैकल्पिक नीति को प्रस्तुत करना और उसके साथ देश के अधिकांश जो मेहनतकश है, मजदूर, किसान, उनको इकट्ठा करना असंभव है, नामुमकिन है। तो इसीलिए ये मनमानी से नहीं बल्कि वस्तुवादी दृष्टिकोण से वस्तु स्थिति का, ठोस स्थिति का और ठोस विश्लेषण कर पाना ये एक पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक गुण है और इस गुण को हमें सबको अपनाना होगा, ऐसा उनका स्पष्ट मत था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो पहली हमारी ऐसा महासचिव रहे जो मतलब महासचिव रहते हुए
जिनका निधन हो गया। और क्षति तो हमें हुआ है, लेकिन साथ साथ उनके जो योगदान है, इस योगदान को अगर हम सही तरह से उनका आकलन हम कर पाएंगे, उनको हम आत्मसात कर पाएंगे, उसको हम अपना पाएंगे, तभी उनके प्रति और उनके यादों के प्रति हम सही श्रद्धांजलि दिखा पाएंगे। इसी बातों के साथ मैं समझ रहा हूँ कि हम अपना आज शाम का ये जो बातें हैं ये समाप्त करें। इनकलाब जिंदाबाद।